डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपने 11th में पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके अकाउंट्स भी बनाए हैं। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल पर्सन काम करता है, जबकि पार्टनरशिप में 2 पर्सन काम करते हैं। तो आज हम पार्टनरशिप के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी क्या होती है। स्टूडेंट देखिए, एक साझेदारी फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर व्यवसाय को प्रारंभ करने पर सहमत होते हैं और लाभ हानि का विभाजन करते हैं। ये पार्टनरशिप है, साझेदारी है। अब ये साझेदारी की व्याख्या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत की गई है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 सेक्शन 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत है जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इसको हम देखिए फिर से समझ सकते हैं कि साझेदारी कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच तो होनी चाहिए और उनमें लाभ को बांटना होना चाहिए। दूसरा, साझेदारी कोई भी एक पार्टनर या दोनों में से कोई भी एक पार्टनर कर सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि साझेदारी और साझेदार में क्या अंतर है। तो साझेदारी तो एक फर्म है, जैसे ए और बी के मध्य, ये साझेदारी है। और साझेदार, जब साझेदार आपके देखिए ए और बी एक 2 व्यक्ति मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो उसके पश्चात ए और बी उसमें क्या कहलाएंगे, साझेदार। ए एक पार्टनर हो जाएगा और बी एक दूसरा पार्टनर हो जाएगा। ये आपकी साझेदार होंगे। तो साझेदार क्या है, अगर आपसे कहा जाएगा कि साझेदार कौन होते हैं, तो जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो वो साझेदार कहलाते हैं। सभी साझेदार मिलकर एक फर्म का निर्माण करते हैं। फर्म का निर्माण कौन करेंगे, सभी साझेदार मिलकर करेंगे। अब नेक्स्ट है कि इन की विशेषताएं क्या है पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप की मुख्य विशेषता है, सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। पार्टनरशिप में कम से कम तो 2 व्यक्ति आपके होने ही चाहिए। दूसरा देखिए, इसमें अधिकतम सीमा कंपनी एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 464 के अनुसार निर्धारित की गई है कि किसी भी दशा में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। दूसरा, इसमें अभी नया स्टार्ट हुआ है कि केंद्रीय सरकार ने कंपनी रूल 2014 के तहत अधिकतम सीमा 50 तय की गई है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि पार्टनरशिप 1932 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के बारे में कोई भी दिशा निर्देश नहीं देता है। ये ध्यान देने योग्य है। ये जितनी भी सीमाएं तय की गई हैं, अधिकतम सीमा एक कंपनी एक्ट 2013 के तहत 100 अधिकतम और कंपनी एक्ट रूल 2014 के तहत 50। दूसरी अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है अनुबंध या समझौता। देखिए, कोई भी काम या कोई भी व्यवसाय हम शुरू करेंगे तो उनके मध्य, साझेदारों के मध्य एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना आवश्यक है। ये एग्रीमेंट आपका लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखित यानी कि रिटन, मौखिक ओरल दोनों प्रकार का हो सकता है। यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।
आप लिखित भी समझौता कर सकते हैं और मौखिक भी। परंतु यहाँ पर देखिए, अगर लिखित समझौता यानी कि लिखित एग्रीमेंट होता है तो विवाद की स्थिति में बचने के लिए ये उचित होता है, क्योंकि मौखिक का कहीं पर को भी कोई भरोसा नहीं होता है, मौखिक आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसकी तीसरी प्रमुख व्यवस्था है व्यवसाय। समझौता या पार्टनरशिप, साझेदारी किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए। अगर देखिए, हम इसको एक उदाहरण के तहत समझ सकते हैं कि जैसे दो व्यक्ति, दो साझेदार अनिल और मयंक किसी प्लॉट को संयुक्त रूप से खरीदते हैं, तो वो इस जमीन के संयुक्त साझेदार होते हैं, मालिक होते हैं, बल्कि साझेदार नहीं होते। साझेदारी उनके मध्य तभी होगी जब वो इस जमीन को किसी व्यवसाय के दृष्टिकोण से खरीदते हैं। तो ये आपकी एक प्रमुख व्यवसाय है साझेदारी का, कि उनके मध्य कोई ना कोई व्यवसाय आपको प्रारंभ करना चाहिए। किसी भी जमीन को आपने खरीद लिया तो उसको हम साझेदारी नहीं कह सकते हैं, उसके आप संयुक्त मालिक जरूर हो सकते हैं, परंतु अगर वहां पर को साझेदारी तभी हो संभव होगी जब आप उसे व्यवसाय के दृष्टिकोण से खरीदते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है पारस्परिक अभिकरण। स्टूडेंट, इस पारस्परिक अभिकरण को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहां अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साझेदारी आपका, देखिए फिर से मैं स्टार्टिंग में आ रही हूं कि धारा 4 के अनुसार 1932 में जब कहा था, तो संचालन, साझेदारी का संचालन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। तो जब सबके द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए, अगर एक ही व्यक्ति उसको करेगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाती है कि आप एजेंसी रूप में करते हैं। साझेदारी व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या फिर किसी एक साझेदार द्वारा चलाया जा सकता है। जहां पर देखो एक साझेदार चलाएगा तो वो दूसरों के लिए एजेंसी का काम करेगा, वो कोई भी कार्य उसके लिए बाउंड हो सकते हैं, और प्रत्येक साझेदार दूसरे साझेदार के लिए एजेंट का काम करता है। पारस्परिक अभिकरण इसका एक मुख्य इम्पोर्टेंट आपका एस्पेक्ट है। पारस्परिक अभिकरण साझेदारी का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि इसमें टिप्पणी दीजिए, तो स्टूडेंट इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है लाभ का विभाजन। जब दो साझेदार काम कर रहे हैं तो लाभ हानि का विभाजन आपका होना चाहिए। चाहे अगर आपकी फर्म लाभ अर्न करती है तो लाभ का विभाजन आपने मौखिक रूप में या लिखित रूप में जितना भी रेशो में क्या है, सपोज आपने 3:2 रेशो में क्या है, तो वो 3:2 रेशो में आपका लाभ का विभाजन होगा। परंतु यदि अगर आपकी हानि हुई है तो हानि भी इसी रेशो में आपकी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। यहाँ पर एक दूसरा चीज है कि अगर आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट आदि कार्यकलापों के लिए आपने साझेदारी की है तो वो साझेदारी नहीं कहलाती है। इसलिए एक साझेदारी का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका लाभ का विभाजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है साझेदारी के उत्तरदायित्व। अब पार्टनरशिप में आपकी किसकी लायबिलिटी, उत्तरदायित्व आपका यहाँ पर होता है कि आपकी लायबिलिटी किसकी कैसे निर्धारित की जाती है। तो पार्टनरशिप की लायबिलिटी आपकी होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यानी कि असीमित होती है। असीमित का अर्थ होता है कि यदि कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाती है तो उसका भुगतान पार्टनर्स के एसेट्स, पर्सनल एसेट्स से भी किया जा सकता है। ऋणों का भुगतान अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है तो उसका भुगतान पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट से कर सकता है। यही आपकी अनलिमिटेड साझेदारी कहलाती है।
यानी कि इनकी जो लायबिलिटी है, पार्टनर्स की लायबिलिटी है, ये अनलिमिटेड होती है। आज आपने स्टूडेंट्स इतना पढ़ा कि आपकी साझेदारी क्या होती है, साझेदारी का क्या मतलब है और साझेदारी की विशेषताएं क्या हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये आ गया होगा आपके पार्टनरशिप के। तो अब आप इनके क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसका फायदा होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म से क्या आशय है। आप साझेदारी आपने पढ़ी, फर्म से क्या आशय है। तो साझेदारी फर्म क्या होती है, जहां कम से कम 2 व्यक्ति आपके व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सहमत होते हैं और लाभ का विभाजन करते हैं, यही आपकी साझेदारी फर्म होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की व्याख्या कीजिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि साझेदारी अधिनियम के सेक्शन 4 में इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट आपका है, साझेदार किसे कहते हैं। साझेदार किसे कहते हैं, साझेदारी फर्म में जो भी व्यक्ति साझेदारी के लिए सहमत होता है वो साझेदार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या बताइए। अब देखिए, फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कंपनी एक्ट 2013 के तहत किसी भी दशा में 100 से अधिक नहीं हो सकती है और कंपनी रूल 2014 के अनुसार 50 है। संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, साझेदारी के उत्तरदायित्व और साझेदार में पारस्परिक अभिकरण। आपने मेरा वीडियो ये अच्छे से अगर पढ़ा है, समझा है, तो आप इनकी टिप्पणी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। थैंक यू।